थ्योरम 2 है, मसला नंबर 2। पहले मसले में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि अगर एक नुक्ता, हमने ये देखा था उसमें एक नुक्ता एक कितना हाथ के अमूदी नासिब के ऊपर हो, अगर अमूदी नासिब के ऊपर, तो इन कोनों से ये बराबर फासले पर होगा। ये हमने साबित करना था, ये इन कोनों से बराबर फासले पर होगा। ये हमारा पहला थ्योरम था। ये जो हमारा थ्योरम है दूसरा, ये इसका उलट है। इस थ्योरम में वो कह रहा है कि आपके पास एक कितना खात है, एक नुक्ता है, वो यहां से और यहां से बराबर फासले पर मौजूद है। ये उसने खुद बता दिया कि ये नुक्ता P जो है वो यहां से और यहां से बराबर फासले पर है। अब आपने क्या साबित करना है? ये साबित करना है कि ये नुक्ता जो यहाँ से और यहाँ से सिरों से बराबर फासले पर है, ये अमूदी नासिब के ऊपर होगा या नहीं होगा। क्या वो अमूदी नासिब पर होगा, ये आप साबित कर दें। यहाँ उसने बोल दिया था कि अमूदी नासिब पर है, ये साबित करें कि सिरों से बराबर फासले पर है या नहीं है। यहाँ उसने कहा है सिरों से बराबर फासले पर है, आप ये बताएं कि अमूदी नासिब पर होगा या नहीं होगा। इस थ्योरम में और उस थ्योरम में सिर्फ यही डिफरेंस है। तो अभी इसी को लेकर आगे चलेंगे। चंद असूल जो मैंने आपको बताए थे थ्योरम के, जो भी थ्योरम होगा 4 बातें आपने उसमें देखनी है। देखें, सबसे पहले जो वर्ड तो है ना, तो आप डायरेक्ट उस पे चले जाइए, तो लिखा हुआ है ये। इससे पहले आपको ना डायग्राम मिलेगी, तस्वीर आपने बनानी है। अब वो जैसे बोलता है वैसे आप करते रहें तो तस्वीर बन जाएगी। तो देखो उसने क्या बोला है, एक नुक्ता, इसका मतलब एक नुक्ता आपने लगाना है। किसी कितना खत, एक कितना खत लगाना है, एक नुक्ता भी लगाना है, एक कितना खत भी लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है? ऐसे लगाना है कि वो जो नुक्ता है कितना खत के सिरों से मुसावी उल फासला, बराबर फासले पर हो। वो जो नुक्ता है वो कितना खत के दोनों एंड से क्या होगा, बराबर फासले पर होगा। जैसे देखिए आप बनाते हैं, वो कहते हैं एक नुक्ता, तो हमने नुक्ता लगा दिया यहाँ पे और उसका नाम रख दिया P, नाम भी रखना है आपने। एक कितना खात है जी, ये कितना खात भी बना दिया उसने, और कितना खात का नाम रख दिया AB। जैसे उसने बोला एक नुक्ता एक कितना खात बना दिया। अब आगे बोल रहा है कि ये जो P है, ये A से, इस सिरे से और इस सिरे से कितना खात के मुसावी उल फासला है, यानी बराबर फासले पर है। तो जब P का फासला A से और P का फासला B से क्या है, यहाँ पे बराबर है, यह उसने हमें खुद बताया है। तो अब हम यहाँ पे मालूम में लिखेंगे। मालूम में हम कैसे लिखते हैं, यही चीज हम लिखेंगे मालूम में, जो ऊपर लिखी हुई है, सिर्फ ये नाम डाल देंगे उस टाइम। जैसे लिखा है ना, हम लिखेंगे एक नुक्ता और उसके बाद ये नुक्ते का नाम लिखेंगे P, बाकी वो हमने लिखा है। फिर लिखेंगे कितना खात, कितना खात का नाम लिख लेंगे AB, के सिरों से मुसावी अल फासला है, यहां तक हम लिख लें। बस हम लिखेंगे एक नुक्ता, एक नुक्ता, आप नुक्ते का नाम लिखेंगे P, लिखेंगे कितना खात, आप कितना हाथ का आपने नाम लिखना है AB। इसको याद नहीं करना, बस वो जो लिखा है उसी को लिखें, सिर्फ उसके अंदर ये नाम डाल दें। कितना हाथ AB के सिरों से मुसावी उल फासला है। ये लिखने के बाद आपने मुसावी उल फासला के लिए मैथ भी लिखनी है। P से A तक मुसावी उल फासले का मतलब ये होगा ना, P से A तक जो फासला है और P से B तक जो फासला है, ये दोनों फासले आपस में क्या है, बराबर। और ये इसी बात को हमने ऐसे लिख दिया, ये कोई खुद से हमने नहीं लिखा, उसने बताया हुआ है, हमने उसको ऐसे लिख के दे दिया कि ये जो सिरे हैं दो A और B, इन दोनों सिरों से P का फासला क्या है, बराबर है। ये मालूम होता है जो हम इधर से लिखते हैं। उसके बाद देखें, हमें यहाँ पे ना मालूम के अंदर हमने एक इस तो से पहले एक हमें मालूम मिला और एक हमें तस्वीर मिली है। अब तो के बाद आपको मिलेगा मतलूब, जो चीज हमने पूरे के पूरे थ्योरम में जो जवाब लेकर आना होता है उसे मतलूब कहते हैं, जो प्रूफ करनी होती है हमने। अब मतलूब की तरफ आते हैं, तो के बाद वाली बात पढ़ते हैं। मतलूब क्या कहते हैं? मतलूब में क्या कहा जाता है?
तो के बाद अब मतलूब होगा, वो मतलब वो नुक्ता जिसकी बात कर रहे हैं, इस कित्ता खत यानी इस कित्ता खत, ये नुक्ता इस कित्ता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। यानी इस कित्ता खत का अमूदी नासिफ खींचें तो ये नुक्ता बिल्कुल उसके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों सिरों से क्या है, बराबर फासले पर है। तो थ्योरम का मतलब ये हुआ कि एक नुक्ता हो और एक लाइन के दोनों सिरों से बराबर फासले पर हो तो वो लाजमी इसके जो अमूदी नासिफ होगा, इस खत का जो अमूदी नासिफ होगा उसके ऊपर आएगा। आप जब भी अमूदी नासिफ इसका खींचेंगे वो नुक्ता उसके ऊपर आएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो मतलब हमने क्या लिखना है कि नुक्ता पी ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। यहीं पे देखें उसने क्या बोला हुआ है, वो का मतलब क्या, नुक्ता पी। आप यहाँ पे लिखते हैं नुक्ता पी ए बी, कितना खास क्या है, यहाँ सामा लगा के लिखें ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। यहां तक आप देखें आपने कुछ भी याद नहीं किया, याद करने का यहां तक आपका कोई काम नहीं है। आपने जस्ट थ्योरम पढ़ा, जो वो कह रहा है वो आपने कर दिया है, उसी के अंदर से चीजें निकाली हैं। तो ये जो बातें हैं हमारे पास, ये वाली सारी, इसके बाद देखिए आपने हमारे पास मालूम हो गया और मतलूब हो गया। उसके बाद आपने एक और काम करना है जिसे हम बोलते हैं अमल करना है। अमल वो काम होता है जो हम खुद से करते हैं इस तस्वीर के अंदर। अब अमल आपने क्या करना है, ये जो नुक्ता P है इसको आपने A से और B से मिला देना है। नुक्ता P को A से और B से मिलाया या मिला दिया नुक्ता P को, तो आप यहां पे लिखेंगे नुक्ता P को A और B से मिलाया, बस इतना लिख दें, नुक्ता P को A और B से मिलाया, ये अमल हो गया। एक चीज यहाँ पे देखें, नुक्ता P A B के अमूदी नासिफ पर वाक़या है, ये हम बनाते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो है ये फर्ज करेंगे इसका अमूदी नासिफ है। यहाँ पे हम कहते हैं ना P को हमने किसके साथ, यहाँ पे एक नुक्ते का नाम रख देते हैं इसका C। आप इसको कह दें कि नुक्ता P को A B के वस्ती नुक्ता C से मिलाया। यहाँ पे दूसरी बात आप अमल में क्या लिखेंगे, P को हमने ये जो नुक्ता C हमने लिया है ना, ये C A और B का वस्ती नुक्ता है, मिड पॉइंट। वस्ती नुक्ता वो होता है जो इससे और इससे दोनों कोनों से बराबर फासले पे बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। तो जब हम वस्ती नुक्ता लेते हैं ना तो ये साइड और ये साइड क्या होती है, बराबर, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पहली बराबर हमें उसने बताया हुआ है, ये हमने लिखा है। तो आपने यहाँ पे ये बात भी बतानी है कि नुक्ता P को A B के वस्ती नुक्ता C से मिलाया। यानी अमल में हमने दो काम किए हैं, एक P को A और B से मिलाया और एक P को किससे मिलाया, C से। C क्या है, वस्ती नुक्ता। हम यहाँ लिखेंगे कि नुक्ता P को नुक्ता C या A B के वस्ती नुक्ता C से मिलाया। A B पूरा लिख लें, A B के वस्ती नुक्ता C से मिलाया। अब देखिए जब A B के वस्ती नुक्ता C से मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास एक बात हमें पता चलती है, यहाँ से A से लेकर C तक जो फासला है और B से लेकर C तक जो फासला है, ये दोनों आपस में फासले क्या है, बराबर है। यहाँ तक थ्योरम का हमारा एक पार्ट समझने तकरीबन हो गया है और इसके अंदर हमें कितनी चीजें पता लगी हैं वो हमने जहन में रख के आगे चलना है, उसी से हम जो है ना सबूत देंगे, उसी से हम प्रूव करेंगे। आप देख लें यहाँ से कितनी चीजें आपको पता लग गई। एक ये चीज पता लग रही है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, एक ये पता लग रही है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या है, बराबर है। एक बात ये पता लग रही है कि ये वाली जो साइड है ये इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है। दो मुसलसल बन रही है हमारे पास, इस मुसल्लस के अंदर भी है ये वाली साइड और इसके अंदर भी है, यानी कि ये क्या है, कॉमन है, मुश्तरक है। आप देखें
आपका यहाँ पे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों मुसलसल आपस में बराबर हैं। कैसे पता लगेगा? क्योंकि इस मुसल्लस की 3 साइडें, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, और इस मुसल्लस की 3 साइडें 1, 2 और 3 ये आपस में बराबर हैं। जब दो मुसल्लस की 3 साइडें आपस में बराबर हों तो वो दोनों मुसल्सल आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जब दोनों मुसल्सल आपस में बराबर हैं और ये वाला उसका अमूदी नासिफ है तो फिर यहाँ से हमारा काम आगे शुरू होगा, वो हम करते हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसका सबूत लिखता हूँ। आ गया यहाँ से। अब जो डायग्राम है उसको बेहतर बना लेता हूँ ताकि हम उसको यूज कर सकें। अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास डायग्राम थी। आप देखें ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसके बाद आपने लेना है सबूत। सबूत में आपके पास दो बातें होंगी, जब मैं उसको इधर लिख देता हूँ। एक होते हैं बयानात और दूसरे होते हैं दलाइल। जो भी हम बयान देंगे उसका हम कोई ना कोई उसकी दलील देंगे बयान की। तो यहाँ में आप देखें, ये आपके पास डायग्राम है। आपने देखा था डायग्राम के अंदर कि ये वाली जो साइड थी वो वाली इस साइड की इक्वल थी, ये वाली जो साइड थी इस साइड की इक्वल थी, और ये साइड इसी साइड की इक्वल थी। हमारे पास दो ट्राइंगल बनी है, एक ये वाली एक ये वाली। इनका नाम लिखते हैं ट्राइंगल यानी मुसल्लस। पहले वाली मुसल्लस आप अगर ले ACP बनती है, ACP। दूसरी वाली मुसल्लस लें आप तो वो बनती है BCP। और ये दोनों देखने में एक जैसी हैं, ये मुसल्लस और ये मुसल्लस एक जैसी देखने में लग रही हैं। मैथ में जो दो चीज़ें एक जैसी हो ना तो ऐसे डबल एरो लगाते हैं, हम बोलते हैं ACP मुशाबे हैं BCP के, सिमिलर ट्राइंगल जिनको बोलते हैं। अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल की जो बातें हैं वो लिखते हैं। आप देखें इस ट्राइंगल में एक ये साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड, 3 साइडें। हम इनका जिक्र करेंगे। पहले वाली साइड हम लेते हैं इस ट्राइंगल की PA, दूसरे वाली साइड लेते हैं AC, तीसरे वाली साइड लेते हैं PC। इस ट्राइंगल की 3 साइडें ली मैंने, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। किस ट्राइंगल की? इसकी, ACP, इस ट्राइंगल। अब आपने क्या करना है, चेक करना है ये वाली साइड किसकी इक्वल है, ये साइड इधर किसकी इक्वल आती है। आप देखें यहाँ पे जो साइड है P है ये वाली, ये इस ट्राइंगल की ये जो साइड है PB इसकी इक्वल आती है। तो PA वाली जो साइड है ये PB वाली साइड की इक्वल है इस ट्राइंगल में। फिर दूसरी साइड क्या है AC, ये वाली इस ट्राइंगल में इस साइड की इक्वल है, तो आपने AC वाली साइड को इक्वल रखना है BC वाली साइड, और फिर PC वाली साइड को इक्वल रखना है PC वाली ही साइड पे हम रखेंगे। अब ये बातें हमें पता कैसे चली, इनकी दलील क्या देनी है। ये वाली जो साइड है PA PB के इक्वल है, इसके बारे में हमें मालूम में पता लगा था। मालूम में हमें बता दिया क्या था कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। मालूम में मसले में उसने बताया हुआ है कि P से लेकर A तक और B से B तक फासला बराबर है, तो ये मालूम था हमारे पास और ये हमने लिख लिया। ये हमें मालूम से पता चला। दूसरा हमारे पास जो है ये हमने अमल किया था, जब हमने P को C के साथ जोड़ा, ये दरमियानी नुक्ता था, तो ये वाली जो लाइन है ये आधी इधर और आधी इधर बराबर हो गई थी। इसको हम बोलते हैं कि ये हमें अमल से पता चला। फिर तीसरी बात, ये मुश्तरक है। ये वाली जो साइड है ये इस ट्राइंगल के अंदर भी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी है, तो हम कहते हैं कि मुश्तरक साइड है। हमें ये यहाँ से पता चला मुश्तरक है। अब देखें एक मुसल्लस की 3 साइडें और दूसरी मुसल्लस की 3 साइडें बराबर हो गई आपस में, तो इसका मतलब है ये वाला निशान आपने हटा देना है और दोनों मुसल्सलों को बराबर कर देना है। जब भी एक मुसल्लस की 3 कोई भी चीज़ें दूसरे मुसल्लस की 3 चीज़ों के बराबर हो जाए तो दोनों मुसल्सल आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एरो का निशान है इसको मैं हटा दूंगा और मैं लिखूंगा मुसल्लस ACB, ये बराबर हो गई है मुसल्लस BCP। यही नीचे लिख के ना ये एरो वाला निशान हटा देना है आपने। ये क्यों बराबर हुई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिला, एक मुसल्लस का जिला और उसी मुसल्लस का दूसरा जिला और उसी मुसल्लस का तीसरा जिला, ये दूसरी मुसल्लस के बराबर है। जिला जिले के बराबर, इधर भी जिला जिले के बराबर, इधर। इसको आप यूं लिख सकते हैं जिला जिला जिला, या तो ये लिखते हैं। अगर ये नहीं लिखते हैं तो इसको काट के लिखते हैं मौजूआ। दोनों में से कुछ भी लिखते हैं, बात ठीक होगी। यानी मुसल्लस के 3 अज़ला और 3 अज़ला आपस में बराबर हुए हैं। बुक में चूंकि 3 अज़ला नहीं लिखे हुए
उधर मौजूआ लिखा हुआ है, तो आप भी बेशक मौजूआ लिख लें, और अगर आपको मौजूआ याद नहीं रहता तो आप फिर इसकी जगह क्या कर लें, यही दोबारा लिख लें इधर 3 से। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, कंप्लीट है, दोनों आपस में एक दूसरे के मुसावी हैं। जब दोनों एक दूसरे के मुसावी हैं तो अब हम अगली बात करेंगे। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि आपके पास ये वाला जो जाविया है, ये वाला और ये वाला जो जाविया है, इन दोनों को देखें, अगर आप प्लस करें तो ये डी बनती है ना, इस तरह डी बन रही है। दो जाविये जिनको प्लस करें और 180 आ रहा हो, डी 180 की होती है, उसे सप्लीमेंट्री जाविये कहते हैं। तो इस जाविये को इस जाविये से अगर आप प्लस करें तो 180 आता है। ये जितने भी हमें नहीं पता, हम बाद में कहेंगे कि क्या है। तो मैं लिखता हूँ कि मिकदार जाविया, अब जाविया किस पे बांधा है, सी पे, ये वाला जाविया सी पे बांधा है, ये भी सी पे बांधा है, तो दोनों में फर्क कैसे होगा, जब ये सी लिखेंगे तो इसके साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लिखेंगे, और जब ये सी लिखेंगे तो इसके साथ बी और पी वाली ये वाली लाइन लिखेंगे, ये वाली और ये वाली। इसको ऐसे लिखना है, मिकदार जाविया ए सी पी, जाविया हमेशा दरमियान में रखते हैं, सी पे जाविया बन रहा है। ये वाला जाविया जमा मिकदार जाविया बी सी पी, यानी ये वाला सी वाला जाविया जो ए और बी के दरमियान है, और ये सी वाला जाविया जो बी और पी के दरमियान है, इन दोनों को आपस में जमा करें, प्लस करें, तो आपके पास 180 आता है। यहां पे हम लिखेंगे ये सप्लीमेंट्री जाविया, सप्लीमेंट्री जाविया। कोई भी जाविया जिनको प्लस करें और आपके पास 180 आए तो उसको सप्लीमेंट्री जाविया कहा जाता है। अब आप देखें, दूसरी बात हम ये कहते हैं कि ये वाला जो जाविया है ए सी पी, मिकदार जाविया ए सी पी, ये बराबर है मिकदार जाविया बी सी पी के। ये दोनों जाविया आपस में बराबर भी होंगे। ये क्यों बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों मुसलसें जो आपस में बराबर हैं, जब दोनों मुसलसें बराबर होंगी तो उनकी हर चीज फिर क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुतमासिल मुसलसों के मुतकाबला जाविया या मुतनाज़रा जाविया। मुतमासिल मुसलसों के मुतनाज़रा का मतलब है साथ वाले, मुतनाज़रा जाविये। ये जाविया इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों मुसलसे आपस में बराबर है। मुसलसे क्यों बराबर है, ये हमने साबित किया है, ठीक है, इसलिए जाविया बराबर है। अब यहाँ से हमें इसको आप बेशक एक का नाम दे दें, इसको कहें एक और इसको दो का नाम दे दें, दो इक्वेशन बना दें। अब इन दोनों को देखते हुए, एक और दो को देखते हुए, ये दोनों जाविया आपस में बराबर हैं और इन दोनों जावियों को प्लस करें तो 180 भी आता है। तो एक जाविया कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि इसको और इसको प्लस करो 90 और 90 कितना होता है, 180, और ये है भी बराबर। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें इन दोनों से पता चला मिकदार जाविया ए सी पी ये और मिकदार जाविया बी सी पी, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के, ये दोनों 90 के बराबर है। कहाँ से पता चला, एक और दो, यानी ये जो मुसबात है 1 और 2 की रूह से, इनको देखते हुए हमें पता चला कि ये दोनों जो हैं, हमें ये बता रही है कि ये दोनों जाविये जो है 90 डिग्री के इक्वल है। जब दोनों 90 के इक्वल हैं जाविये, तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है पी सी, ये वाली जो लाइन है पी सी, यहाँ पे हमारे पास जब ये वाली लाइन जो है पी सी, इसका ये वाला जाविया 90 का है, ये जाविया भी 90 का है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये अमूद है ए सी के ऊपर, जारी है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है पी सी, ये अमूद है इस लाइन पर, ए बी पर, ए बी के ऊपर अमूद क्यों है, क्योंकि ये जाविया कितने का है, 90 डिग्री का। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे पी सी, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये जो पी सी वाली लाइन है ये ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि मिकदार जाविया सी जो है ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
और दूसरी बात अमल से हमें पता लगी थी कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड ये भी आपस में बराबर है, यानी एक साइड है हमारे पास AC और दूसरी साइड है BC, ये भी आपस में बराबर है। ये हम ऊपर लिख भी चुके हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि अमल में बताया गया है कि ये बराबर है, अमल में हम ये कर चुके हैं। तो जब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर और ये वाली लाइन इसको आधा कर रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसका अमूदी नासिफ है। अमूदी नासिफ की दो खसूसियात होती हैं, एक तो वो इस लाइन को आधा कर रही होती है और दूसरा इस लाइन के ऊपर 90 का जाविया बना रही होती है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें ये वाली लाइन पूरी कर रही है, ये इसको आधा भी कर रही है और ये 90 का जाविया भी बना रही है। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है? अमूदी नासिफ है। और जब ये अमूदी नासिफ है तो ये नुक्ता P इस अमूदी नासिफ के ऊपर है। हमने यही साबित करना था कि नुक्ता P अमूदी नासिफ के ऊपर है। तो बस हम ये यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहां पे जगह कम है, तो मैं लिख देता हूँ बस PC, ये जो PC है AB का अमूदी नासिफ है, या इसको आप ऐसे लिख लें बस PC ये अमूदी नासिफ है AB का, ठीक है। यानी फिर हम इसके बाद ये लिख लेंगे कि नुक्ता P AB के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। यही तो हमने साबित करना था। यहां पे हमारे पास यह साबित हो गया थ्योरम में कि नुक्ता P जो है वो AB का जो अमूदी नासिफ है PC इसके ऊपर मौजूद है। थ्योरम ने हमें ये कहा था कि अगर ये दोनों साइडें बराबर हों तो नुक्ता P इसके अमूदी नासिफ पर होता है, और वो साबित हो गया।